नमस्कार। आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल बस्ती उत्तर प्रदेश से एक बार फिर आज 21 मई 2020 की सायंकालीन क्लास में आप सबके लिए हाजिर है। कल जब मैंने क्लास समाप्त किया था तो थोड़ा सा विस्मृत कर गया था और हमारे एक वरिष्ठ साथी डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी ने मुझे याद दिलाया कि आप यस ग्रुप से आगे भाग रहे हैं एक यल ग्रुप में, तो यस क्लास को आपने छोड़ दिया, कृपया उस पर भी चर्चा कर लें। और सच बात यह है कि वास्तव में मैं अपने फ्लो में यस क्लास की चर्चा करना भूल गया। तो आइए सबसे पहले हम यस क्लास यानी जिसे हम सैक्रोफुसो का नाम देते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ दो पौधों का मिश्रण किया गया। पहला पौधा है इसमें जेनिटियाना लुटिया और दूसरा है एलियोपेंसिस। इन दोनों पौधों पर अगर हम बात करें एलियोकैम्पेंसिस का, अगर हम बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये शरीर के स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल कॉर्ड, जो क्रेनियल नर्व्स हमारी है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई, जब क्रेनियल नर्व्स हमारे मेडुला ऑब्लांगाटा के पास जाके जुड़ती है तो वहां पर जो ब्लड कैपिलरीज का जो प्रेशर होता है हमारे ब्रेन के आसपास, उनमें रक्त के प्रभाव को ये सुचारू रूप से बनाती है। उसका कारण क्या है कि चूंकि यस क्लास मुख्य रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कब्ज को दूर करने की एक दवा बनाई गई। मैडी साहब को उस समय पता नहीं, उस जमाने में एनीमा चलता था कि नहीं चलता था, या कुछ इस तरीके के औषधियां थी कि नहीं थी जिससे पेट को साफ किया जा सके। हमको अपने एलिमेंट्री कैनाल को या पेट को साफ करने की जरूरत कब महसूस होती है? जब कॉन्स्टिपेशन इतना बढ़ जाए कि उस कॉन्स्टिपेशन से हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा मल पदार्थों से बनने वाली जो गैसें हैं वो हमारे ऊपर न चढ़ करके हमारे ब्लड कैपिलरीज के द्वारा और उनमें प्रवेश कर जाएं और ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से हार्ट तक पहुंचे, और हार्ट से रक्त की सप्लाई जो हमारे ब्रेन की तरफ भागेगी, तो ब्रेन की तरफ जाने पे हमारे ब्रेन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे हमारा सर दर्द बढ़ जाएगा, आंखों पर टेंशन हो जाएगा, हमारे शरीर में उलझन होने लगेगी। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स या लक्षण दिखाई पड़ते हैं ये कब्जियत के हैं। जिस व्यक्ति को कब्ज की रोग बना रहेगा उसमें गैस बनती रहेगी, गैस का फॉर्मेशन होता रहेगा। हेलो जी, मैं क्लास ले रहा हूँ, जरा मुझे आप ऑनलाइन क्लास पे आइए। तो जब गैस फॉर्मेशन होगी, गैस फॉर्मेशन SO2 गैस बनेगी, NH2 गैस बनेगी, NH3 गैस बनेगी। ये सारे के सारे फिजियोलॉजिकल एक्शन है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जब बनने वाली गैसें हमारे ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से हमारे ब्रेन की तरफ भागती हैं, तो ब्रेन, हमने आपको जब ब्लड सिस्टम पढ़ाया था, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहां मैंने कहा था कि हृदय से रक्त का संचार 17%, पूरे बॉडी का 17% ये हमारे मस्तिष्क को दिया जाता है। तो जब 17% ब्लड की सप्लाई हमारे मस्तिष्क को दी जाती है तो स्वाभाविक है 17 से 30% इसका रेशियो लिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि हमारे मस्तिष्क में रक्त का संचार बहुत तेज होता है। और रक्त के संचार को तेज क्यों किया प्रकृति ने? क्योंकि मस्तिष्क हमारा एक तरीके का केंद्र है पूरे शरीर के अंगों का, जहां से सारे अंग संचालित होते हैं विभिन्न क्रमों में। तो जब रक्त से हमारे गैसें हमारे रक्त के माध्यम से ब्रेन में पहुंचती हैं, तो ब्रेन की जो कैपिलरीज हैं उन कैपिलरीज में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। वहां पर ब्लड के जो टिश्यूज हैं उन ब्लड टिश्यूज में और उनके, या ये मान लें कि ब्लड की सेल्स में, हम टिश्यू ना कह करके अगर सेल्स कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा,
सेल्स में उनके प्रोटोप्लाज्म में यानी प्लाज्मा में, प्लाज्मा चूंकि स्थान है या लिक्विड फॉर्म है, प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रॉन उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे हमारे ब्रेन के हर टिश्यूज पर प्रेशर पड़ने लगता है। तो उस प्रेशर को दूर करने के लिए ये जरूर है कि फिर हमको उस गैस को नीचे की ओर दबाना पड़ेगा, और नीचे की ओर गैस तभी जाएगी जब ब्लड का प्रॉपर चैनल हमारे ब्रेन से लौट करके हमारे ऑर्गन्स की ओर वापस, और ऑर्गन्स के वापस लौटने एलिमेंट्री कैनाल बहुत बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन है, पूरा माउथ पार्ट से लेकर के रेक्टम तक, एनस तक ये फैला हुआ है। तो ऐसी दशा में हमारे एलिमेंट्री कैनाल के निचले प्रेशर हमारे फूड वेस्ट मटेरियल का ज़्यादा होता है, वहाँ पे रक्त की सप्लाई भी ज़्यादा होती है। तो रक्त की सप्लाई वहाँ पर जब ज़्यादा होगी तो वहाँ पर हमारी जो गैस का फॉर्म है उस गैस को पास होना भी जरूरी है। अब चूंकि कॉन्स्टिपेशन में कब्ज बहुत दिनों का बना हुआ है, तो मल पदार्थ वहाँ पे ठोस हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि फिर हम यस लाश को जब गर्म पानी के साथ लेते हैं, ये भोजन के बाद हम ये कहते हैं कि सोते समय आप यस लाश को लीजिए, क्योंकि इसमें जो दोनों दवाएं मिलाई गई हैं, दोनों पौधे जो मिलाए गए हैं, एलिवा कैपेंसिस और जेनेटिला लुटिया, दोनों की दोनों हमारे एलिमेंट्री कैनाल के निचले पार्ट पर, ये उसके पूरे के पूरे जितना हमारा वहाँ पर क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम पर ये अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाती है, जिससे हमारा प्रेशर बनता है, और प्रेशर बनने से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की मांसपेशियों में संकुचन और शिथिलन होने लगता है, और प्रेशर और अधिक बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है कि चूंकि ये प्रकृति की बनावट है कि मल पदार्थ ऊपर नहीं चढ़ सकते, केवल गैसें हल्की होती तो ऊपर चढ़ती हैं, मल पदार्थ भारी हो जाता है ठोस, तो फिर जो प्रेशर पड़ता है वो भारी पदार्थ हमारे रेक्टम की तरफ भागता है, और रेक्टम में जाकर के वहां होता है, तो ये हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और भी उठता है कि इस लाश को गर्म पानी में क्यों देते हैं? गर्म पानी में यह चैन और ओए चैन का जो डिवाइडेशन होता है, जो वहां पर उनका फ्रैक्शन होता है, वो फ्रैक्शन इतना तेज होता है कि वहां पे यह चैन इलेक्ट्रॉन, देखिए आयन कब बनते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, किसी भी परमाणु के ऊपर आयन तब बनते हैं जब वहां पे इलेक्ट्रॉन या तो जोड़े जाएं या निकाले जाएं, यानी इलेक्ट्रॉन ही क्रिया करता है हर परमाणु के कक्ष में। तो जब परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तब वो आयन बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब आयन बनता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो प्लस आयन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं तो माइनस आयन बन जाता है। यानी जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो ऋणात्मक, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है तो धनात्मक। प्रोटॉन क्रिया करते नहीं है, प्रोटॉन केंद्र में होते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चूंकि दोनों बराबर होते हैं एक परमाणु में, उनकी संख्या बराबर होती है। अगर केंद्र में 17 प्रोटॉन है तो बाहर 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि अपने निर्धारित कक्षा में घूमता है, और अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कम से कम होते हैं, 2 से 8 के बीच होते हैं। अगर किसी की अंतिम कक्षा पूरी होती है, वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो परमाणु क्रिया नहीं करता है, और क्रिया वही परमाणु करता है जिसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, अधूरे होते हैं, 8 से कम होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं। तो ऐसी दशा में हम वहां पर जब दूसरे प्रकार के परमाणु से मिलते हैं तो उनमें आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है, और ऐसी दशा में जब इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाते हैं तो धनात्मक आवेश या धनायन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं तो आवेश आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, और तब वो आयन बन जाता है। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के निचले भाग पर जब हम गर्म पानी देते हैं तो गर्म पानी में हमारे आयन, इलेक्ट्रॉन जो वाटर के एच आयन और एच आयन के में है, जो आयन बनते हैं, उस आयन के बनने में इस दवा के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो एंजाइम्स जा रहे हैं बॉडी में, उस एंजाइम्स के जो परमाणु हैं, उस परमाणु के बाहर जो इलेक्ट्रॉन, चूंकि एंजाइम बनता किससे, मैंने आपसे कहा कि प्रोटीन और के बने होते हैं, तो प्रोटीन भी आपका विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन पर एक लंबी व्याख्या मैं आपको दे चुका हूं, सिर्फ आप समझें कि गर्म पानी देने से, गर्म पानी में इस दवा को देने से इसकी मोबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इसकी गति ज्यादा हो जाती है, और ये जाकर के हमारे मांसपेशियों में संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया को जरा तेज, जिससे हमको फ्रेश होने की
एक अनुभूति होती है, कहाँ होती है? संकुचन और शिथिलन हमारे पेट में हो रहा है, एब्डोमिनल सेंटर पे हो रहा है, और उसका अनुभव हमको कहाँ हो रहा है? ब्रेन में। यानी स्पाइनल नर्व कार्ड से क्रेनियल नर्व तक ये पूरा का पूरा संकुचन होता है। और जब आपका पेट साफ हो जाता है तो ब्रेन को इस बात की महसूस दिलाई जाती है कि राहत मिल गई है, अब हम प्रसन्नचित्त हैं। राहत ब्रेन कब महसूस करता है? जब ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। जब किसी भी दशा में ब्रेन की साइड में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, ऊपर की ओर ब्लड ज्यादा सप्लाई की स्थिति में आता है, तो ब्रेन में भारी है, सर दर्द होने लगता है, आंखें भारी हो जाती हैं, और ये सब चीजें पेट में अधिक गैस बनने के कारण होती हैं। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि ओनली फॉर द कॉन्स्टिपेशन आपका यस लॉस की दवा कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है, मल पदार्थों को शरीर से बाहर है, गैस के बनने के परफॉर्म को रोकती है, और ब्रेन को हल्का करती है। हल्का का मतलब ब्रेन पर प्रेशर कम करती है, ब्रेन पर जो ब्लड का प्रेशर बढ़ता है उसको डाउन करती है, और हमारे बॉडी के पूरे बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करके इसको सबसाइड कर देती है, और बॉडी होम्योस्टेटिस में आ जाता है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, पहले तो कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन बाद में कॉन्स्टिपेशन बहुत सी अनियमितताएं शरीर में आने लगती हैं, बहुत से आर्गन उससे प्रभावित होने लगते हैं। इस नाते कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़े रोग के रूप में चिकित्सकों को लेना चाहिए। किसी भी रोगी को कॉन्स्टिपेशन न होने पाए, इसका रोग चिकित्सक को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। इस नाते ये भी हम मान सकते हैं कि हमारा यश लाश एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कल भूल से मुझसे छूट गया था। अब आइए, समय हालांकि बहुत निश्चित है, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लें लिम्फेटिक ग्रुप की औषधि यल1 की। यल1 में कुल 7 पौधों का मिश्रण मिलाया गया है। 7 पौधों का मिश्रण लेकर के एक यौगिक बनाया गया है, एक दवा बनाई गई जिसको हम यल1 कहते हैं। देखिए, मिश्रण शब्द और यौगिक मैंने कल भी चर्चा किया था। जब हम दवा बनाते हैं, यानी किसी पौधे से कुछ लेते हैं, तो पहले मिश्रण ही रहता है, वो जल का, मिट्टी का, पत्ती का, तने का, फूल का, फल का पूरा पौधा हमने उसमें डाल दिया। लेकिन जब उस दवा के बनने के बाद, यानी जो हमको मिश्रण किसी पौधे का मिला है, उसमें से एक निश्चित मात्रा हम उठा करके विभिन्न पौधों के मिश्रण से फिर एक यौगिक बनाते हैं उस दवा के नाम पर। यानी यल1 में जो 7 पौधे का मिश्रण पड़ा हुआ है, 7 पौधों के मिश्रण को हमने एक निश्चित अनुपात में लिया है, और उस मिश्रण से हमने फिर एक यौगिक बनाया है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बार बार एक कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, एक बात मैं आपसे और कहूँगा, कभी कभार ऐसा होता है कि फ्लो में हमसे कुछ शब्द छूट जाता है, या कभी ध्यान किसी और तरफ चला गया तो मैं कुछ और बोल देता हूँ। जैसे मैंने उस दिन आपको C7 में शायद S5 और A2 कह दिया था, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, वो C5 और A2 है। बाद में मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग सुनी, चूँकि मैं रिकॉर्ड करने के बाद फिर इसको मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, लेकिन चूंकि तीर हाथ से निकल जाता है तो फिर मैं आपसे दोबारा नेक्स्ट डे ही क्षमा मांग सकता हूँ। इस समय हमारे पास डॉक्टर धर्मवीर गंगवार हैं, और ये लिख रहे हैं कि सर, सारी संस्थाओं के लोग ने हमको लूटा है, केवल आप ही हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, और रही बात इसके लिए कि आप बहुत ही सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए धर्मवीर जी, चूंकि मेरा काम है आपको अच्छी बातों को बताना, मेरा काम न तो किसी संस्था से संबंधित है, ना मैं किसी संस्था विशेष का प्रायोजक हूँ। हाँ, ये जरूर है कि मैं सभी का शुभचिंतक हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रगति करे और इसके अच्छे से अच्छे प्रैक्टिशनर्स समाज में आए, बस मेरा यही प्रयास है। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा प्रयास भी सार्थक हो रहा है कि आप सब कर रहे हैं। हमारे कुछ यल1 पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ 2 बातें करूंगा। हमारे एक असीम राज हैं, जो आसाम के डॉक्टर हैं, आपने इस क्लास की बहुत सराहना की है। उड़ीसा के डॉक्टर आस्थिल नागर्थ हैं, इन्होंने क्लास की बहुत सराहना की है, और कई लोगों ने इस बात को सराहा कि ये उनके लिए बहुत हितकर क्लास जा रहा है। डॉक्टर पीयूष ने एक बहुत अच्छा सवाल किया, जो महाराष्ट्र से, और अच्छे सवाल ये करते भी हैं, कई दिन से अच्छे सवाल कर रहे हैं, और अच्छे सवाल का स्वागत किया जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आपके सवाल करने के पहले कुछ
काल्पनिक सवालों को लेकर के स्वयं जवाब दे देता हूं कि काल्पनिक सवाल का मतलब वो सवाल मेरे दिमाग में ही आ जाते हैं, कहीं आप मुझसे पूछ ना बैठे, और कभी कभी समय के अभाव में मैं उन सवालों का शंका समाधान नहीं कर पाता हूं। तो पीयूष जी ने एक सवाल किया कि सर यस2 और यस10 दोनों एक्सक्रेटरी सिस्टम संबंधित पौधे बताए जाते हैं, उनमें जो पौधे पाए हैं, और यस2 और यस3 ये स्किन संबंधित बताए जाते हैं, तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन से इसको आप कैसे जोड़ते हैं? हालांकि सवाल इनका टेढ़ा है, लेकिन जब एक्सक्रेटरी ऑर्गन का तात्पर्य हमने ये लिया है कि वे अंग जो शरीर में अपद्रव्यों को बाहर करने में सहायक हैं। अब यहां पे एक्सक्रेटरी ऑर्गन से अर्थ केवल किडनी का नहीं है। आप कहते हैं कि किडनी हमारी क्यों एक्सक्रेट करती है? एक्सक्रेट करने में आपका लंग्स भी काम करता है। लंग्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रेट करता है। हमारी स्किन क्या काम करती है? पसीने के माध्यम से विभिन्न प्रकार के एसिड बाहर निकालती हैं। हमारी आंखें क्या काम करती हैं? आंखें भी एक्सक्रेटरी काम करती हैं। आंखों के अंदर जो अपद्रव्य आता है वो आंसू के रूप में एक्सक्रेट कर दिया जाता है। हमारे, आपको शायद ना पता हो लेकिन मैं इस बात की हमारे बाल भी हमारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन में आते हैं, क्योंकि बाल निरंतर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं और हम इसको कटवाते रहते हैं। तो बाल अंदर के विभिन्न प्रकार के वेस्ट मटेरियल को अपने भोजन के रूप में प्राप्त करके ऊपर की ओर बढ़ता है, के बाहर निकाल देते हैं, तो वो उतना प्रोडक्ट बाहर चला जाता है, फिर नीचे से चलता है। यानी बाल भी हमारे शरीर के बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो कैसे करता है? कुछ एक्सक्रेट करता है, पसीना वहां पर समावेश कर लेता है, पसीने को ज्यादा इकट्ठा कर लेता है। यद्यप बहुत से लोग ये मानते हैं कि बाल डेड होता है, लेकिन बाल में चूंकि ग्रोथ होती है और ग्रोथ होने के नाते ये सेल और टिश्यू के परफॉर्म में होते हैं, इस नाते ये भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन में आते हैं। तो और स्किन और किडनी, लंग्स, लीवर भी आपका, लीवर क्या करता है? लीवर ब्लड भी बनाता है। लीवर आपका एंजाइम बनाता है, और लीवर नाइट्रोजन का सिंथेसिस भी करता है। तो नाइट्रोजन एक बहुत खतरनाक हमारे शरीर में पहुंचता है। तो जब नाइट्रोजन का कंट्रोल हमारे लीवर करती हैं, लीवर की कोशिकाएं करती हैं, और लीवर से हम इसको आगे विभिन्न प्रकार के रिएक्शंस के माध्यम से हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, यूरिया में कन्वर्ट, तो ये सारा का सारा प्रोसेस हमारे उस संबंध में जुड़ जाता है जिसको हम एक्सक्रेटरी ऑर्गन कहते हैं। तो उस उत्सर्जी अंग, एक्सक्रेटरी ऑर्गन का मतलब उत्सर्जी अंग ऐसे अंग जो शरीर के विभिन्न हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हो, वे सारे अंग उत्सर्जी अंग के अंतर्गत लिए जाएंगे। वो उत्सर्जी अंग केवल स्पेशली नहीं है, उस लिया जाएगा। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो उस सिस्टम से संबंधित जितने ऑर्गन शरीर में हो सकते हो, ये मैंने आज आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, और हमारे सभी सुनने वाले चिकित्सक इस बात से क्लियर हो जाएं कि हमारे पाचन से संबंधित वे अंग हैं जो शरीर को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करें, और उत्सर्जी अंग वे हैं जो शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से अपद्रव्यों को या विभिन्न पदार्थों को जो उन कोशिकाओं के लिए या शरीर के अंगों के लिए हानिकारक हो, उनको बाहर निकालना। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन दोनों सिस्टम पर अपना नियंत्रण बनाए रखने वाला अंग है। इस नाते सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनका मास्टर सिस्टम हमने मान लिया है, इसीलिए हमने इसको 3 सिस्टम में पूरे किया है। तो ये अच्छा सवाल था और इसका क्लैरिफिकेशन भी किया जाना जरूरी था। हमारे कई साथियों ने सवाल बहुत किए हैं, लेकिन अगर मैं हर सवाल का जवाब आपको यहीं पे देने लगूंगा, हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैं आपको लिख करके आपके सवाल के जवाब दूं और आप लोग उससे संतुष्ट भी हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ मुख्य सवालों को ही लेकर के आगे बढ़ूंगा। L1 की बात कर लेते हैं। L1 में कुल 7 पौधे मिलाए गए हैं, जिसमें पहला है आपका एकेनेशिया अगेस्ट्रोफोलिया, दूसरा है आपका एरिथा सेंटोरियम, तीसरा है फोकस वेसिकुलोसिस, चौथा है मेनिंथिस ट्राइफ्लोएटा, चौथा है ऑक्सलेंसिस एसेरेटोरिया, छठवां है पल्मोनेरिया ऑफ्लेंसिस, और सातवां है तिमरूबा अमारा। अब यहां पे तिमरूबा अमारा सबसे महत्वपूर्ण पौधा L1 में मैटी जी ने इस पौधे को इसमें मिलाया।
यह पौधा जो सिमला हमारा है, ये सबसे महत्वपूर्ण पौधा है, क्योंकि ये पूरे के पूरे हमारे लिम्फेटिक नोड पर या लिम्फेटिक ग्लैंड्स पर होने वाली हर क्रियाओं का ये नियंत्रण करता है। तो इस पौधे की महत्ता को देखते हुए इसको इसमें मिलाया गया। जब हमारा लिम्फेटिक चैनल दोषपूर्ण हो जाएगा तो हमारे शरीर में सबसे पहले जुखाम के लक्षण, खांसी के लक्षण, सरदर्द के लक्षण, आंख और गले में जलन के लक्षण, सूजन, विभिन्न प्रकार के कफ, ये सारे लक्षण इस पौधे के आने से दूर होने रहते हैं। लिम्फ में, इस यलवन में या लिम्फ मैटीरियल में जितने 7 पौधे मिलाए गए, बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे 7 पौधे हमारे कंप्लीट लिम्फेटिक चैनल को कंप्लीट कवर करते हैं। और चूंकि यलवन से हमने आपको बताया है कि जब एक फार्मूला में आपको आज एक महत्वपूर्ण चीज और बता दूं, मान लीजिए कि आप एक चिकित्सक की कुर्सी पर बैठे और कोई रोगी आपके पास आया और उसकी विभिन्न शिकायतों से आप खुद कंफ्यूज कर रहे हैं, उसकी शिकायत किस अंग की ओर जा रही है और मैं इसके लिए क्या करूं, और तात्कालिक आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं और पेशेंट आपसे रिस्पॉन्स करता है, तो आप कुछ ना करें, आप केवल और केवल यल-1 उसको उठा करके आप एक डोज 20 बूंद एक कप अपने सामने अपनी क्लिनिक पर पिला दीजिए और उससे कहिए आप नेक्स्ट डे आइए। सिर्फ आप कुछ मत करें, वो किसी भी रोग के लिए आया हो, आप उसको यल-1 दे दीजिए 20 बूंद और कहिए आप चले जाइए। यशवन भी मत दीजिए, केवल यल-1 दे दीजिए। 24 घंटे बाद उसको बुलाइए, तब तक आप उसकी शिकायतों को, उसने क्या क्या नोट कराया था, तब तक आप मुख्य दवा की ओर पहुंच जाएंगे उसकी सारी शिकायतों के लिए। और यल-1 को देते ही जब वो नेक्स्ट, तो ये 100% मानिए कि रोगी आपका 60% जो पुरानी शिकायतें लेके आया था उसमें कहेगा डॉक्टर साहब हमको लाभ है। चूंकि और लिम्फ का काम तो बराबर है, हमने आपको लिम्फ और ब्लड के डिफिनीशन में ये बताया था और दोनों के डिफ्रेंसिएशन में भी ये बताया था, डिफिनीशन में भी और डिफ्रेंसिएशन में भी, दोनों की अलग अलग डिफिनीशन और दोनों के डिफ्रेंसिएशन में हमने आपको बताया कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन की परसेंट नहीं होती है, लेकिन ये चैनल करता है और में चल करके सेल के बाहर जाकर के पास ब्लड को छोड़ती है। यानी कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम से डिस्कनेक्ट हो गया था, चाहते मैंने अपना स्पीच रोक दिया था। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि लिम्फेटिक आपके बॉडी के हर आर्गन में है, लिम्फ नोड आपके हर आर्गन में, और उस लिम्फ जो हमारे किसी भी औषध के एंजाइम्स को ले जाता है, तो एंजाइम स्वाभाविक है कि जाकर के ग्लैंड्स पर वर्क करती हैं। और जब हम लिम्फेटिक ग्लैंड को कवर कर लेते हैं, तो जब हम यल-1 तो आधी नेट के बार बार आ रहा है, साथ मैं रुक जा